अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे हम चलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी पे। नंबर ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली। So as to result in a chemical reaction। मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल जो कि कोलाइड करें एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली ताकि एक रिएक्शन हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। अब इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो मॉलिक्यूलैरिटी जो है ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं होती। दूसरी बात कि ऑलवेज अ होल नंबर, ये होल नंबर में आती है, इसके कोई फ्रैक्शंस वगैरह मौजूद नहीं होते। तीसरी बात, डज नॉट डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को भी नहीं बताती। इसके बाद तीसरी बात ये कि जो मॉलिक्यूलैरिटी है ये बिल्कुल भी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती। दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर पे ये डिपेंड नहीं करती, ठीक है। उसके बाद कि जो मॉलिक्यूलैरिटी है ये ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकती, मतलब 3 के इक्वल हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ओनली 3 मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड इफेक्टिवली, मतलब कि 3 मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कोलाइड नहीं करेंगे। न्यू कॉन्सेप्ट के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा आपकी बुक में भी जो है इसमें एक्सप्लेनेशन है कि 3 से ज़्यादा कोलाइड नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमारे मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं बेसिकली, उनके अंदर आप लोग याद रखेंगे कि मॉलिक्यूलैरिटी जो है उसको डिटरमाइन किया जाता है इन ईच स्टेप, हर स्टेप की अलहदा से मॉलिक्यूलैरिटी जो है उसको फाइंड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो है बेसिकली स्लो स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास रिएक्शन है फॉर एग्जांपल PCl5 का, जब ये ब्रेक होता है तो PCl3 प्लस Cl2 बनता है। हाँ जी, ये एग्जांपल है हमारे पास, ये एग्जांपल है हमारे पास किसकी? यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन की, ठीक है। इसी तरह से C12H22O11 शुगर है, इसकी हाइड्रोलाइसिस जब हम करते हैं तो देन इससे C6H12O6 प्लस C6H12O6 दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एक हमारे पास इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है और दूसरा इसमें हमारे पास
फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल बनता है। ये एग्जाम्पल है हमारे पास किस रिएक्शन की, दैट इज अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसमें दो मॉलिक्यूलर रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे कि 2FeCl3 प्लस SnCl2 फॉरवर्ड 2FeCl2 प्लस SnCl4। ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी, पैर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की, जिसमें तीन मॉलिक्यूल जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ट्राई मॉलिक्यूलर कह सकते हैं आपको। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो नंबर ऑफ एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो कि रिएक्ट करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, उसको मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। थ्योरेटिकल वैल्यू है, होल नंबर है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताता, एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड नहीं करती, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर है। तीन से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती, क्योंकि तीन से ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करते। मल्टीपल रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी जो है वो डिटरमाइन की जाती है हर स्टेप में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लो स्टेप जो होता है वो बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी बताता है, और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जैसे कि PCl5 एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, दैट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, दैट आर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें दो मॉलिक्यूल FeCl3 के, एक SnCl2 का रिएक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास जो रिएक्शन होगा ये टेर मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो हम करने जा रहे हैं किसके ऊपर जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर, ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बगैर हम काइनेटिक्स को स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ जी, इसकी डेफिनेशन क्या है जी, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स whose concentration alters as a result of केमिकल चेंज। मतलब कि केमिकल चेंज के दौरान कितने मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है या उनकी आइडेंटिटी चेंज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब इसके चंद पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, ये एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद इसका जो मॉलिक्यूलरिटी से डिफरेंस है वो ये है कि ये मे बी ज़ीरो हो सकती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या ये किसके अंदर आ सकता है, फ्रैक्शंस के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद दैट डिटरमाइंस रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन भी हमें बताता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर जो है, मॉलिक्यूलरिटी आपको पता है डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर, प्रेशर पे, जबकि ऑर्डर जो है वो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशंस। ये इन तीनों चीज़ों के ऊपर ऑर्डर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सेस थिंग होगी, ठीक है, एक्स्ट्रा जो रिएक्टेंट होगा या एक्सेस थिंग जो होगी वो विल नॉट रिप्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा किस चीज़ को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ठीक है जी। उसके बाद ऑर्डर जो है उसको फाइंड किया जा सकता है कहाँ से, फ्रॉम स्लोवेस्ट स्टेप। और स्लोवेस्ट स्टेप आपको पता है किस स्टेप को कहते हैं, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हाँ जी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हमें ऑर्डर मिलता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हायर ऑर्डर रिएक्शंस जो होते हैं वो रेयर होते हैं, रेयर का मतलब है बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यूनिट्स में देखें ज़रा
कि इसमें, बल्कि इसमें ग्राफ्स को हम पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चंद ग्राफ्स हैं हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, ग्राफ्स में देखें तो सबसे पहले हम रेट को अलोंग द वाई एक्सिस ले लेते हैं और कंसंट्रेशन की पावर 0 को अलोंग द वाई एक्सिस लेते हैं। तो 0 ऑर्डर का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसी तरह से अगर आप देखें कि रेट को अलोंग द वाई एक्सिस लिया जाए और कंसंट्रेशन की पावर को 1 को लिया जाए, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो ग्राफ बनेगा वो एक्स और वाई के दरमियान में बनेगा 45 डिग्री पे, ठीक है। इसी तरह से ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये एमसीक्यू में आते होते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन की पावर 2 वर्सेस रेट, तो ये ग्राफ हमारे पास कौन सा बनेगा, दैट इज फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। इसी तरह से अगर कंसंट्रेशन की पावर को 3 कर दिया जाए और रेट को लिया जाए अलोंग वाई एक्सिस, तो देन थर्ड ऑर्डर का जो ग्राफ बनेगा वो भी बेसिकली बिल्कुल किसकी तरह बनेगा, दैट इज आल्सो लाइक सेकंड ऑर्डर। फर्क क्या है, इधर कंसंट्रेशन की पावर 0 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जितनी पावर होगी उतने ऑर्डर का रिएक्शन होगा। 0 पावर है तो 0 ऑर्डर का रिएक्शन, 1 पावर है तो 1 फर्स्ट ऑर्डर, 2 पावर है तो सेकंड ऑर्डर, 3 पावर है तो थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन होंगे, ठीक है। इसी तरह से हाफ लाइफ के लिहाज से भी ग्राफ्स हैं थोड़े से, वो भी ज़हन में रख लें। हाफ लाइफ के लिहाज से देखा जाए तो हाँ जी, कंसंट्रेशन की पावर इनिशियल कंसंट्रेशन को हम अलोंग द एक्स एक्सिस लेंगे, ठीक है। और ये ग्राफ जो हमारे पास बनेगा दैट इज फॉर द 0 ऑर्डर। इसी तरह से अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को एक्स पे लेंगे, हाफ लाइफ को वाई पे लेंगे, तो देन फर्स्ट ऑर्डर का जो ग्राफ बनेगा दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसी तरह से अगर 1/a को अलोंग द एक्स एक्सिस और हाफ लाइफ को वाई एक्सिस पे लिया जाए, तो ये जो ग्राफ हमारे पास बनेगा दैट इज सेकंड ऑर्डर। इसी तरह से अगर हम थर्ड ऑर्डर को लेंगे तो 1/a² अलोंग द एक्स एक्सिस आएगा और वाई एक्सिस पे हाफ लाइफ, और बिल्कुल सेम ग्राफ जो होगा दैट विल बी फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये चंद ग्राफ्स हैं, इनको आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस जहन में रखनी है क्योंकि ये अक्सर आते होते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज के अंदर। हाँ जी, तो नेक्स्ट इसके बाद हमारी जो डिस्कशन है वो होगी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पे, उसके बाद इंशाल्लाह आर्हीनियस इक्वेशन पे और हाफ लाइफ मेथड पे, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और आखिरी टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है कैटालाइसिस, ठीक है। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज में डिस्कस करूंगा और चैप्टर नंबर 11 की डिस्कशन जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तकरीबन इसमें से मैंने सेलेक्टिव टॉपिक जो आपके यूएचएस के लिहाज से थे वो मैंने हाफ करवाए हैं, हाफ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा।